एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है ना, द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसका हम ये पार्ट करेंगे, पार्ट 5, ठीक है, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। तो इस समय जो ये पूरा युग है ये क्रांतियों का युग था, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, वरना आप चैप्टर को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज कंजर्वेटिव रिजीम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। जब पता क्या होता है, जब नेपोलियन को हटा दिया जाता है, तो हमने पढ़ा था कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो किसी तरीके से भी अपनी पावर को कंसोलिडेट यानी कि मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। उनकी तो यही प्रैक्टिस चल रही थी कि कहीं भी ऐसा दोबारा ना हो पाए। जैसे पहले तो क्या कहता है, नेपोलियन ने सारे राजाओं को हटा दिया था, खुद का कब्जा कर लिया था। तो इन लोगों ने, कंजर्वेटिव्स ने, कि वापस राजाओं को अपनी गद्दियों पे बैठाया, वापस से पावर्स दी। तो अब ये किसी तरीके से भी कर रहे थे कि किसी तरीके से क्या हो जाए भाई, इनकी पावर जो है वो, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, एक तरीके से उनकी जो रिजीम्स हैं, है ना, रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत हो जाएं। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। अब क्या हो रहा था, एक तरफ तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपनी पावर को मजबूत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जितना जितना ये मजबूत कर रहे थे उतना ही लिबरलिज्म यानी कि जो चाहते थे स्वतंत्रता लोग, ठीक है, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना, यानी कि उदारवाद और राष्ट्रवाद दोनों जो है वो भी जो लगातार इंक्रीज हो रहे थे, है ना, इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद। और क्या हो रहा था, रेवोल्यूशंस हो रहे थे, बहुत सारी जगहों पे क्रांतियाँ हो रही थी यूरोप में, सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। तो इटली भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट से बना हुआ था, जर्मनी भी बहुत अलग अलग पार्ट से बना हुआ था। वो पार्ट्स पे राजा लोग जो थे जगह जगह शासन करते थे, तो वहाँ पे हो रही थी बहुत सारी क्रांतियाँ। यहाँ पे जो राजा के ना किंगडम्स होते थे, स्टेट्स होते थे, प्रोविंसेस होते थे, उसमें अब आता है द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। आयरलैंड, पोलैंड, मतलब भी सारी जगहें आपको बता रखी है कि भाई यहाँ यहाँ जो है इटालियन स्टेट्स में, जर्मन स्टेट्स में, है ना, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर क्या था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। वहाँ पे उनके जो प्रोविंसेस होते थे, जैसे आज हमारे स्टेट्स होते हैं तो प्रोविंसेस होते थे उनके एम्पायर के, आयरलैंड में, पोलैंड में, तो सब जगह जो थे क्रांति चल रही थी। दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। तो ये जो रेवोल्यूशंस था, तो ये कौन चला रहा था, कौन थे इनके नेता? तो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे, जो बिलोंग करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट को, है ना, पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास लोग आ गए थे। हमने पढ़ा था ना कि जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी थी, तब जो किसान विसान होते थे वो लोग शहर आ जाते थे काम करने के लिए इंडस्ट्री में। धीरे धीरे एक मिडिल क्लास आया, मिडिल क्लास में बिजनेसमैन हुए, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हुए, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास वगैरह आ गए। इनके बीच में अमंग हुम वर प्रोफेसर्स, है ना, इनमें प्रोफेसर्स भी थे, स्कूल टीचर्स भी थे, क्लर्क थे, मेंबर ऑफ कमर्शियल क्लास के, यानी कि कमर्शियल क्लास यानी कि वाणिज्यिक व्यापार में लगे हुए जो लोग होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो वो लोग भी मतलब सब एक तरीके से क्रांति कर रहे थे। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अब एक बार फिर से क्रांति का युग आएगा, और जो पहला जुलाई में जो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, विद्रोह जिसे हम कह सकते हैं ना, अपहेवल मतलब होता है विद्रोह, तो वो होता है फ्रांस में जुलाई में 1830 में। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, जो बर्बन राजा है ना, जो पावर जिन्होंने रिस्टोर कर ली थी एक तरीके से दोबारा, भाई नेपोलियन को जब हरा दिया था तो राजाओं को गद्दी पे बैठाया था, हमने पढ़ा था अभी कि बर्बन किंग को उसकी गद्दी वापस दे दी गई थी। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन में उसको जब पावर पर बैठाया था आफ्टर 1815, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। अब इनको क्या किया, फिर से गद्दी से हटा दिया। अब की बार किसने हटाया था, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि जो उदारवादी क्रांतिकारी नेता थे, इन लोगों ने इनको फिर से गद्दी से हटा दिया। हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप। और एक क्या किया, लुइस फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया, है ना, उनका हेड बनाया गया उनको। और क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई इस बार। मोनार्की तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक। राजा भी जो काम करेगा वो संवैधानिक किताब के अनुसार एक तरीके से काम करेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे राजा पे। अब एक बात आती है, मेटरनिच ने क्या कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। तो मतलब जब जो भी चीज़ एक तरीके से, जैसे फ्रांस जब चीखता है तो सबको सर्दी लग जाती है, मतलब ये होता है कि फ्रांस में अगर कुछ होता है ना तो पूरा जो यूरोप है वो प्रभावित होता है उससे, है ना। तो यूरोप में भी वही चीज़ें होने लगती है। तो जो द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन ऑन अपराइजिंग इन ब्रसल्स। अब एक तरीके से जुलाई का जब रेवोल्यूशन होता है तो ब्रसल्स में भी एक तरीके से ये जो है ये सब चीज़ें फैल जाती हैं, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड। और इसकी वजह से
जो बेल्जियम है वो हट जाता है, टूट जाता है, एक तरीके से अपना अलग बना लेता है बेल्जियम हिस्सा। किससे? पहले किस में मिला हुआ था वो? यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड में। यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से हट के बेल्जियम जो है वो खुद को सेपरेट कर लेता है रेवोल्यूशन में, क्योंकि वहाँ पे भी वो रेवोल्यूशन कर रहे होंगे। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो हालांकि हर जगह वही वाली बात हो गई कि फ्रांस में विद्रोह होगा तो बाकी जगह भी विद्रोह होता था, उस समय यही चल रहा था। तो एक इवेंट होता है जहाँ पर क्या होता है, मतलब एक तरीके से फैल जाता है, इवेंट दैट मोबिलाइज, जिसका संचार किया जाता है नेशनलिस्ट फीलिंग से। तो कौन कर रहा है भाई? एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास होता है, ये पूरे यूरोप में फैल जाता है। और क्या कह रहे हैं ये? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है भाई। बेसिकली वो बताएंगे अब आपको कि ग्रीस हैज़ द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीक जो था पार्ट था ना वो ऑटोमन एम्पायर का था सिंस 15th सेंचुरी। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ a struggle for independence among the Greeks which began in 1821। तो 1821 में क्या होता है भाई, जो ग्रीस होता है एक तरीके से वो भी आज़ादी चाहता होता है। इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, जो क्रांतिकारी उदारवादी नेता होते हैं, मतलब एक तरीके से उनका ग्रोथ होता है, इस तरह की क्रांतियाँ वहाँ भी फैल जाती हैं, ठीक है। तो लोग वहाँ के भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं, किसके लिए भाई? कि वो भी चाहते थे कि ग्रीस को आज़ादी मिल जाए, ठीक है। अब क्या होता है, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। अब जो नेशनलिस्ट होते हैं ना ग्रीस के, उनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? जो ग्रीक जो एग्जाइल में रह रहे होते हैं ना, जो मतलब बाहर निकले हुए होते हैं, उस एरिया में नहीं रह रहे होते हैं, और दूसरे पार्ट्स में जो वेस्टर्न यूरोप में रह रहे होते हैं, उनको मतलब एक तरीके वो लोग सपोर्ट करते हैं। हु हैज सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब ये क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि इनको एंशिएंट ग्रीक कल्चर से काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी होती है। ये चाहते हैं कि ग्रीस का जो कल्चर था वो वैसा ही बना रहे, ठीक है। वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर हो गया। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड, मतलब उन्होंने प्रशंसा की थी ग्रीस की एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब पोएट और आर्टिस्ट तो क्या कहते थे कि जो ग्रीस का जो कल्चर है एक तरीके से पालना है यूरोप के सिविलाइजेशन का। क्यों? मतलब एक यूरोप का जो सिविलाइजेशन है वो ग्रीस में आज भी है और वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये सभ्यता ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट दिस स्ट्रगल। और क्या किया इन लोगों ने कि मोबिलाइज करा पब्लिक का ओपिनियन, मतलब इकट्ठा किया पब्लिक का ओपिनियन, बेसिकली पब्लिक को अपने साथ जोड़ा सपोर्ट करने के लिए इस स्ट्रगल में अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, ठीक है। इंग्लिश पोइट थे एक लॉर्ड बायरन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे फंड, एंड अब बाद में उन्होंने वो भी लड़ने चले गए थे, युद्ध के लिए गए थे, और वहीं पर क्या होता है फीवर से मर जाते हैं 1824 में। थोड़ा सा याद कर लेना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 में, और ग्रीस भी बन जाता है एक इंडिपेंडेंट नेशन। ये ग्रीस के इंडिपेंडेंस पे भी मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है सबको। मतलब हिस्ट्री में ना सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा है नहीं जो मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब 3.1 में क्या आ जाता है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, ये ऐसा नहीं था कि केवल युद्ध से ही लोगों के बीच में आई, या लोगों ने क्या किया, टेरिटरी अपनी, मतलब जो राजा हैं लोग हैं उन्होंने अपनी कुछ क्षेत्र आगे बढ़ा ली, उससे आई। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो कल्चर ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा किया, जैसे कि आर्ट ने, पोइट्री ने, स्टोरीज ने, म्यूज़िक ने, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी एक्सप्रेस करने में द शेप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स को। अब पता है कैसे की थी? अब आप देखो, अगर हम गाना चला दे कोई वंदे मातरम या सारे जहाँ से अच्छा, या आप कविताएं देशभक्ति से रिलेटेड पढ़ते हो, तो होता क्या है, या आप स्टोरीज सुनते हो तो होता क्या है, आपके मन में भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ना। ऐसा होता है ना, हम और अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं देश के साथ। तो ऐसा ही हो रहा था उस समय भी। लेट अस लुक रोमांटिसिज्म। अब ये रोमांटिसिज्म कोई शाहरुख खान वाला नहीं है, ये रोमांटिसिज्म है अपने देश के प्रति प्यार वाला, अ कल्चरल मूवमेंट। ये रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था, हु सॉट टू डेवलप, जिसने क्या किया था, डेवलप कराई थी। सॉट टू डेवलप का मतलब होता है जैसे जो चाहता था, जिसने मांग करी थी। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो क्या चाहता था, डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब ये चाहता था कि भाई लोगों के अंदर कुछ राष्ट्रीयता की भावना आए। रोमांटिक आर्टिस्ट हो गए एंड पोइट्स हो गए, जनरली क्रिटिसाइज करते थे कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन साइंस। अब ये क्या कहते थे कि भाई हर चीज़ को तुम रीज़न या साइंस से मत देखो, मतलब हर चीज़ को ना हम एक तरीके से इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते। हमें हमारे देश के प्रति जो भावना है ना, वो प्यार लोगों के मन में जगाना, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हर चीज़ साइंस ही हर चीज़ नहीं है, रीज़न ही हर चीज़ नहीं है, वो चाहते थे। एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस। अब वो कहते थे इमोशंस पे फोकस करो, इंस्टीट्यूशंस पे, और माइस्ट्रिकल फीलिंग्स पर, ठीक है। अब इनका जो एफर्ट था, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। अब ये क्या चाहते थे, देखो
वापस यहाँ से आते हैं, फोकस करते थे इंस्टेड ऑन इमोशंस पे, मतलब लोगों के इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। और माइस्टिकल फीलिंग क्या होती है, रहस्यवादी जो भावनाएं अब बंदों में होती है, इसलिए इन सब पे भी मतलब एक तरीके से फोकस करें। काफ़ी इमोशनल लोग करते थे। इनका एफर्ट होता था क्रिएट करें सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कि भाई हमारे जो विरासत है, हम लोग जो हैं, हमारा पास्ट सेम है, हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारी विरासत सेम है, हमारा कॉमन कल्चरल पास्ट है। अब लोगों से अगर मैं आज के टाइम में बोलूँ कि भाई भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी या मदर टेरेसा या किसी की भी आप बात करो, तो हमारे पूर्वज, और जो भी मैं जिससे भी बात कर रही हूँ आज, उनके पूर्वज एक जैसे हैं। हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई उनके लिए भी है। माने मेरे सामने कोई बैठा है इस समय हिंदुस्तानी, तो मैं बोलूँ आपकी और मेरी लड़ाई भी एक ही जैसी है, हमारे पूर्वज भी एक जैसे, हमारा पास्ट एक जैसा, कल्चरल पास्ट हमारा एक जैसा है। तो क्या होगा, फीलिंग आएगी एक दूसरे के प्रति ना, नेशनलिज्म वाली फीलिंग, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो सब ठीक है। आगे आओ, अदर रोमांटिक्स सच एज, अच्छा इनके नाम याद कर लेना, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कौन थे, एक फ़िलासफ़र थे, जर्मन फ़िलासफ़र, इनका नाम था जॉन गॉटफ्रीड, है ना। तो गॉटफ्रीड हैडर, ठीक है, नाम स्पेलिंग सहित याद कर लेना। क्लेम करते हैं जो कि ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। अभी कहते हैं कि जो सच्चा जर्मन कल्चर है ना, वो आपको कहाँ मिलेगा, लोगों के अंदर मिलेगा। दासवोक मतलब होता है कॉमन कल्चर। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स आपको मिलेगा। दासवोक मतलब होता है कॉमन पीपल, सॉरी, इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री मतलब लोग, जैसे होता है ना किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोकगीत होता है ना, फोक पोइट्री होती हैं, फोक डांसेस होते हैं, उससे आपको मिलेगा, वहाँ देखने को मिलेगा। एंड द स्पिरिट ऑफ नेशन, यानी कि स्पिरिट ऑफ नेशन के लिए वर्ड इन्होंने यूज़ किया है फॉगस्ट, वॉज पॉपुलराइज्ड, ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल। तो ये कहते थे कि भाई इस तरह से अगर हम चाहते हैं लोगों में आज भी वो फीलिंग हो, तो हम फोक कल्चर का, या मतलब क्या कहते थे, जगह जगह जाते थे, स्टोरीज कलेक्ट करते थे, पोएट्री, कहानियाँ, ठीक है, डांस वगैरह ये सब करते थे और इसका कलेक्शन बनाते थे, ठीक है। वो बोलते थे एसेंशियल है ऐसा प्रोजेक्ट फॉर नेशन बिल्डिंग, इस तरीके से नेशन एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा। द इम्फेसाइजेज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये इम्फेसाइज करते थे वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो स्थान स्थान पे बोलियाँ बोली जाती है ना, अलग अलग जो बोलियाँ बोली जाती थी उन पे। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, फोकलोर का मतलब होता है जो लोक साहित्य है वहाँ का, ठीक है, वहाँ की जो किताबें हैं, वहाँ का जो साहित्य है उसके ऊपर। वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशंट नेशनल स्पिरिट, वो कहते थे ये केवल इसलिए नहीं है कि हम कोई जो पुरानी है नेशनल स्पिरिट है उसको कोई जगा रहे हैं बस केवल, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस, मतलब मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक हम पहुँचा सकते हैं इस तरीके से। हु वर मोस्टली लिटरेट, जो कि पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों तो इस सबको पढ़ेंगे समझेंगे तो उनके अंदर और फीलिंग आएगी। दिस वॉज स्पेशली सो, ऐसा इसलिए था, कहाँ पर था, इन केस ऑफ पोलैंड में काफ़ी ज़्यादा था। विच हैड बीन पार्टीशन, पोलैंड को पार्टीशन किया गया था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में बाय द ग्रीक पावर्स के द्वारा। रशिया ऑस्ट्रिया सब मिले हुए थे इसमें। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, पोलैंड इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था। नेशनल फीलिंग्स वो कैप्ट अलाइव, नेशनल फीलिंग्स तब भी थी थ्रू म्यूजिक के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा लोगों के अंदर जगाई जा रही थी। कैरल कुरपिन्स्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू दी ओपराज एंड म्यूजिक, तो इन्होंने मतलब ओपराज और म्यूज़िक के थ्रू जो है वो नेशनल स्ट्रगल वगैरह को काफ़ी सेलिब्रेट किया। एंड म्यूज़िक यू नो फोक डांसेस लाइक पोलोनेज एंड मुजारका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, तो इस तरह के सिंबल्स बनाए गए थे। लैंग्वेज ने भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, इसके मेन पॉइंट बने हुए हैं, तो वो पॉइंट बना के इनको याद करना। तो लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, लैंग्वेज ने भी काफ़ी ज़्यादा जो रोल है वो अदा किया था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रशिया जो ना उसने कब्जा कर लिया था, रशियन ऑक्यूपेशन का मतलब उसने कब्जा कर लिया था। द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, मतलब ये हुआ था कि पॉलिश लैंग्वेज को निकाल दो, मतलब हटा दो, बस रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो रशियन का जब कब्जा हुआ तो रशियन ने क्या किया कि भाई नहीं, पॉलिश मतलब लैंग्वेज हटाओ और हमारी लैंग्वेज बोलो हर जगह। इन 1831 में एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस। तो क्या होता है, लैंग्वेज क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है, तो जब इनकी लैंग्वेज के साथ गलत किया ना रशियन लोगों ने, तो इन्होंने 1831 में क्या है पूरा का पूरा जो है वो मतलब क्रांति कर दी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन। पोलैंड में जब रशियन लैंग्वेज ज़बरदस्ती बुलवा रहे थे, तब क्या होता है कि एक तरीके से लैंग्वेज नहीं, एक तरीके से एक हथियार का काम किया।
पॉलिश वॉज यूज इन चर्च गैदरिंग, अब पॉलिश भाषा को यूज़ किया जाता था चर्च गैदरिंग में, चर्च में जो लोग इकट्ठे होते थे, एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में। एज अ रिजल्ट एक लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट यानी कि पादरी बिशप्स वर पुट इन जेल, इनको जेल भेज दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा एज अ पनिशमेंट। मतलब आपने अपनी लैंग्वेज यूज़ कैसे करी रशियन लैंग्वेज के अलावा, तो फिर इस वजह से इनको जेल वेल भेज दिया गया था। और द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो ऐसा देखा जाता था कि अगर आप पॉलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो ना, तो आप एक स्ट्रगल कर रहे हो रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, है ना। तो फिर इनकी लैंग्वेज के लिए भी इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अब इसके आगे का करेंगे हम ना अगले वीडियो में। थैंक यू।